गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस फ्यूचर क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। तो वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ये हमें पहले से ही पता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के भाग भी हमने पहले से ही पढ़ लिए हैं और हम आज पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी कि विधेय के भाग। तो हमने आपको बताया था जो हमारा विधेय है यानी प्रेडिकेट है उसके 2 भाग होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर 9 के दौरान। अब हम पढ़ रहे हैं टेबल नंबर 10। टेबल नंबर 10, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतना तो सब पुराना है। अब इसमें नया क्या ऐड हुआ है? टू और फॉर का यूज होगा। इसमें किसका यूज होगा? टू और फॉर का। हमें कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, छोटी से छोटी चीज को भी इसमें ऐड करके हमें प्रेडिकेट के भागों को छांटना है। तो इसमें हमने क्या चीज ऐड करी? टू और फॉर। ठीक है, तो ठीक है, वही है हमारा वर्ब हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, टू फॉर ऐड हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये टेबल नंबर 10 है, ये हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब हम एग्जाम्पल को पढ़कर इनमें छाटेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है हमारा, सी रोट ए लेटर टू मी। सी रोट ए लेटर टू मी, उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा। उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा। किसने लिखा? उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा। तो सी क्या है हमारा? ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये तो हमें पहले से ही पता है सब्जेक्ट है, तो हम सी को लिखेंगे सब्जेक्ट के कॉलम में। ठीक है, सी हमारा छट गया। अब क्या बचा? बाकी का भाग हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि क्रिया के बाद का जो भाग होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब वर्ब क्या है हमारी? रोट। क्या लिखा है उसने? पत्र। क्या किया है? लिखा है, इसलिए रोट हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। तो हम वर्ब में लिख देंगे रोट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे करते हैं? शी रोट ए लेटर टू मी, उसने मुझे क्या लिखा? एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो ए लेटर क्या होगा हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब हम क्या का उत्तर देते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसने का उत्तर देते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें टू और फॉर का उपयोग होगा। तो इसमें टू क्या है? इसमें फॉर तो आया नहीं है, टू आया है। किसको? टू मी। तो टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बचा? मी। उसने एक पत्र किसको लिखा? मुझे लिखा। इनडायरेक्ट तरीके से बोला ना, तो ये मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मी इधर आ गया। कंप्लीट हो गया पूरा, कोई रह तो नहीं गया। सी रोट ए लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा। सी हमारी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ गया। रोट क्या है हमारी? वर्ब है, तो ये वर्ब वाले कॉलम में आ गई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? उसने क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो एक पत्र हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। अब इसमें टू और फॉर का हम उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें फॉर तो है नहीं, टू है मुझको, तो ये टू हमारा टू फॉर वाले कॉलम में आ गया। और बचा शेष भाग मी, यानी उसने एक पत्र किसको लिखा? तो मुझे लिखा, क्योंकि किसको का उत्तर देने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इतना समझ गए? ये कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, दे डिनाइड हेल्प टू मी। डिनाइड माने होता है इनकार करना, किसी चीज को मना करना। ठीक है, तो दे डिनाइड हेल्प टू मी, उन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। तो दे क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, तो वो हमारा सब्जेक्ट वाले अब वर्ब क्या है? मना कर दिया। उसने इनकार करने से क्या किया? मना कर दिया। तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? डिनाइड। ठीक है, अब दे डिनाइड हो गया। अब क्या बचा? हेल्प टू मी, तो उसने उसकी क्या नहीं की? मदद नहीं करी। हेल्प, तो हेल्प क्या है हमारी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब टू और फॉर का उपयोग हो रहा है, तो इसमें भी टू आ जाएगा। उसने किसकी मदद करने से इनकार कर दिया? तो उसकी, हिम, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इतना समझ गए? दे डिनाइड हेल्प टू मी, उन्होंने उसकी मदद करने से
इनकार कर दिया, तो दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में आ गया दे। डिनाइड वर्ब है, तो ये हमारी वर्ब वाले कॉलम में आ गई। अब हेल्प, उसने उसकी क्या करने से इनकार कर दिया, हेल्प यानी मदद करने से इनकार कर दिया, तो हेल्प हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। टू और फॉर का उपयोग कर रहे हैं, तो टू क्या हमारा टू में आ जाएगा। अब उसने किसको मदद करने से इनकार कर दिया, उन्होंने किसको मदद करने से इनकार कर दिया, तो हिम क्या हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही प्रोमिस्ड ए रिप्लाई टू मी, उसने मुझे उत्तर देने का वादा किया, उसने मुझे एक उत्तर देने का वादा किया। तो ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो ये ही हमारा सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। प्रॉमिस्ड, उसने क्या किया, वादा किया, प्रॉमिस्ड, तो ये हमारी वर्ब है, तो ये वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगा। अब उसने मुझे वादा किया, किसका वादा किया, रिप्लाई उत्तर देने का वादा किया, तो ये रिप्लाई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए रिप्लाई, एक उत्तर देने का वादा किया। टू है इसमें, तो टू हमारा ये आ जाएगा। अब उसने एक उत्तर देने का वादा किसको किया, तो मुझे किया। इतना समझ गए। क्या था हमारा पूरा सेंटेंस, दोबारा से देखेंगे। ही प्रोमिस्ड ए रिप्लाई टू मी, उसने मुझे एक उत्तर देने का वादा किया। ठीक है, ही क्या थी, हमारी सब्जेक्ट थी, वो सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ गई। अब प्रोमिस्ड, उसने क्या किया, वादा किया, तो ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब वाले कॉलम में आ गई। अब क्या, उसने मुझे वादा किया काय का, क्या देने का, ए रिप्लाई उत्तर देने का, तो ए रिप्लाई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब टू और फोर का उपयोग कर रहे हैं, इसमें टू है, फोर तो है नहीं, तो टू हमारा टू फोर वाले कॉलम में आ जाएगा। अब उसने मुझे रिप्लाई देने का वादा किया, तो इसको क्या लिखेंगे, उसने किसको एक रिप्लाई देने का वादा किया, तो मुझे किया ना, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मी का उत्तर देने में यानी किसको लगाकर जो उत्तर आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो क्या लगाकर जो उत्तर आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। फादर वाउट ए बॉल फॉर अस, पिताजी ने हमारे लिए एक बॉल खरीदी। किसने खरीदी, पिताजी ने। फादर क्या है हमारे, सब्जेक्ट है। अब उन्होंने क्या करा, खरीदी, खरीदना क्या हुआ, हमारी क्रिया हुई, तो वर्ब में क्या आ जाएगा, बाउट। अब क्या बचा, ए बॉल, पिताजी ने हमें क्या खरीदा, एक बॉल खरीदी, तो ए बॉल हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसमें फॉर का यूज हुआ, टू का तो हुआ नहीं है, टू फॉर का यूज कर रहा है, इसलिए फॉर हमारा फॉर वाले कॉलम में आ जाएगा। अब पिताजी ने एक बॉल किसको खरीदी, तो अस यानी हमें, हमारे लिए, तो अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्लियर होगा। अगला देखते हैं। शी कुक्ड ए डिलीशियस डिनर फॉर हर हस्बैंड, उसने अपने पति के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनाया। ठीक है, तो शी तो हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। कुक्ड, उसने क्या किया, बनाया, कुक्ड किया, ये हमारी क्रिया है, तो ये हमारा वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगा। उसने अपने पति के लिए क्या बनाया, डिलीशियस डिनर, ए डिलीशियस डिनर, एक स्वादिष्ट रात्रि का भोजन, तो ए डिलीशियस डिनर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। ए डिलीशियस डिनर। ठीक है, अब फॉर का उपयोग हो रहा है, तो फॉर वाले कॉलम में लिख लेंगे। उसने एक स्वादिष्ट खाना किसके लिए बनाया, अपने पति के लिए बनाया। हर हस्बैंड क्या है हमारे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, तो जो किसको का उत्तर आता है, हम क्वेश्चन इसमें पूछ लेंगे कि किसको, उसने एक डिलीशियस डिनर किसके लिए बनाया, हर हस्बैंड अपने पति के लिए, तो जब किसको का उत्तर देंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जब हम क्या का उत्तर देंगे तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इतना समझ गए। ये हमारी टेबल नंबर 10 कंप्लीट हो गई।
अब हम आगे टेबल नंबर 11 बनाएंगे। तो टेबल नंबर हम 11 बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ये नोट्स है, इसको भी पढ़ लेंगे। वे क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट्स रखती हैं, तो वो हमारी कौन सी वर्ब कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सक्रमक क्रियाएं कहलाती हैं। कैसी क्रियाएं कहलाती हैं? सक्रमक क्रियाएं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट्स रखती हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो टू या फॉर है वो प्रीपोजिशन के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। यानी अभी हमने ऊपर जो टू और फॉर प्रीपोजिशन को लिखा है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा गया है। ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, इसके बाद ही तो रखा गया है टू फॉर प्रीपोजिशन। लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं जिनमें हम ऐसा नहीं करते, जैसे हमारा आस्क है और स्ट्राइक है। ध्यान से समझेंगे कि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है को हम टू फॉर जो हमारा प्रीपोजिशन के साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। ये जो हमारा टू फॉर प्रीपोजिशन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही तो रखा गया है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम ऐसा नहीं करते, जैसे हमारी आस्क है और स्ट्राइक है, ये ऐसा नहीं करती। आई इंजॉय टीचिंग, आई इंजॉय टीचिंग, आई इंजॉय टीचिंग, मैं पढ़ाने में आनंद लेता हूँ। तो जो हमारा टीचिंग है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। टीचिंग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट। ध्यान से इसको समझिएगा, जो हमारा ये टीचिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जो इंजॉय है वो क्या है? हमारा वर्ब। लेकिन कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वे क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट्स रखती हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि सक्रमक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, जैसे आई प्रॉमिस टू वेट, आई प्रॉमिस टू वेट। तो ये टू वेट क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये प्रॉमिस क्या है? ये वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वे क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट रखती हैं वो भी हमारी सक्रमक क्रिया कहलाती हैं। तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब थी एंजॉय, तो ये प्रॉमिस भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन जो हमारे ये प्रेडिकेट पार्ट्स हैं, आई के बाद जो इंजॉय टीचिंग है, इतना हमारा क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है। तो जो हमारे प्रेडिकेट पार्ट्स होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं। लेकिन जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है, जो पहले वाक्य का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वर्ब प्लस आईएनजी यानी जीरंड है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। ये क्या होगा? हमारा जीरंड है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है? वर्ब है और प्लस हमारी आईएनजी है, यानी कि ये जीरंड है। और जो हमारा दूसरा वाक्य है तो उसमें हमारा वर्ब है प्लस टू है, यानी कि ये क्या है? वर्ब इन्फिनेटिव है। टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जो हमारा ये पहला सेंटेंस है तो इसमें क्या? ऑब्जेक्ट के दो पार्ट को रखा गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वर्ब है प्लस इसमें आईएनजी लगी हुई है। ऑब्जेक्ट में हमारी क्या लगी हुई है? आईएनजी लगी हुई है। लेकिन जो आईएनजी होती है वो क्या होता है? हमारा जीरंड होता है। तो क्या होगा यहाँ? वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जेरिंड। दूसरा है आई प्रॉमिस टू वेट, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट में क्या आया? ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? वर्ब प्लस टू है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। आईएनजी इसमें लगी हुई है, ये ऑब्जेक्ट कैसा? हमारा जीरंड है और ये हमारा इन्फिनेटिव है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसी प्रकार की तालिकाएं बनाएंगे, यानी कि टेबल्स आगे बनाएंगे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो जीरंड के रूप में प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनेटिव रूप में प्रयोग होगा। जैसे ये क्या है हमारा? ये तो हमारा जीरंड है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है, और ये है हमारा इन्फिनेटिव। ध्यान से देखेंगे इसको, आईएनजी लगी हुई है इस ऑब्जेक्ट में, ये पूरा हमारा जीरंड होगा। और ये टू है वर्ब प्लस ये टू वेट, ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनेटिव होगा।
तो आगे हम तालिकाएं बनाएंगे, यानी कि टेबल नंबर 11 बनाएंगे। उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा जीरेंड होगा और हमारा इन्फिनेटिव होगा। तो टेबल नंबर 11 देखते हैं। नंबर हमने बना चुके हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। अब इसको हम इसमें छाटेंगे। सब्जेक्ट है हमारा, प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट इसमें हम केवल और केवल अभी जीरेंड का उपयोग कर रहे हैं। अगली आपको टेबल जो बनवाएंगे उसमें हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको एक क्लियरिटी से समझाना चाह रहे हैं हर बात को। तो इसमें हम जो ऑब्जेक्ट है वो केवल और केवल जीरेंड उपयोग करेंगे, और आपको अगली वीडियो में हम आपको इन्फिनेटिव उपयोग कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ही डिसलाइक्ड स्मोकिंग। उसे धूम्रपान करना अच्छा नहीं लगता है, या वह धूम्रपान को पसंद नहीं करता था। ठीक है, डिसलाइक्ड, वह धूम्रपान को पसंद नहीं करता था। तो ही क्या है वो तो हमें पता ही है, ही तो हमारा सब्जेक्ट है, वो हम सब्जेक्ट वाले कॉलम में पहले लिख देंगे। अब बचे प्रेडिकेट के भाग, दो भाग हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो डिसलाइक्ड, उसे धूम्रपान करना क्या नहीं लगता, पसंद नहीं करता था वो। डिसलाइक माने होता है पसंद ना करना। तो ये डिसलाइक क्या है, हमारी वर्ब है, तो इसको हम लिख देंगे वर्ब वाले कॉलम में। ठीक है, अब अगला क्या है, स्मोकिंग। इसमें आईएनजी लगी हुई है, ये क्या है, हमारा जीरेंड है। तो ये तो ऑब्जेक्ट है हमारी, क्या है, जीरेंड है। तो इसके लिए हम इसमें लिखेंगे स्मोकिंग। कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे, सुरेश एडमिटेड टेकिंग द मनी। सुरेश एडमिटिंग टेकिंग द मनी, सुरेश ने पैसे लेना स्वीकार कर लिया। ठीक है, सुरेश क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सुरेश हमने लिख दिया। सुरेश ने पैसे स्वीकार किए। एडमिटेड हमारा वर्ब है, तो इसको हम वर्ब वाली कॉलम में लिखेंगे। एडमिटेड। क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट टेकिंग द मनी। इसमें क्या लगी है, आईएनजी लगी है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये जीरेंड होगा। क्या होगा, जीरेंड होगा। ऑब्जेक्ट वाले कॉलम लिखेंगे टेकिंग द। एग्जाम्पल नंबर 3, आई कंसीडर सेलिंग माई हाउस। मैंने मेरा घर बेचने का विचार किया। तो आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, कंसीडर ये है हमारी वर्ब, तो ये हमारी वर्ब में आ जाएगी। विचार करा, काय का, सेलिंग माई हाउस, आईएनजी है, सेलिंग है इसलिए हमारा जीरेंड होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सेलिंग माई हाउस। ठीक है, अगला क्या है, ही केप्ट कंप्लेनिंग। उसने कंप्लेन माने शिकायत रखी, तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, केप्ट, उसने क्या रखी, शिकायत रखी, ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगा केप्ट। आईएनजी लगा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आईएनजी लगा है, ये हमारा जीरेंड होगा, इसलिए हम कंप्लेनिंग ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल थे वो हमने कॉलम वाइज कॉलम लिख दिए हैं। एक बार दोबारा समझ लेंगे, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। इसमें हमने ऑब्जेक्ट काय का उपयोग किया, जीरेंड के रूप में। हमने आपको पहले जो एग्जाम्पल लिखवाया था, जीरेंड क्या काय के लिए उपयोग होता है, जिसमें आईएनजी लगी हुई होती है। तो इन सारे सेंटेंसों में आप गौर से देखिए, आईएनजी लगी हुई है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट किस रूप में, जीरेंड के रूप में, तो हमने इस कॉलम में लिख दिए। अब हम टेबल नंबर 12 बनाएंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव लिखेंगे। हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, नंबर 1 जीरेंड का और नंबर 2 इन्फिनेटिव का। जीरेंड वाला तो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का इन्फिनेटिव। तो हम टेबल नंबर 12 बनाते हैं और उसको देखते हैं। तो ये टेबल नंबर 12 है, इसमें हमने सब्जेक्ट लिखा है और प्रेडिकेट लिखा है। प्रेडिकेट के भाग कौन कौन से हैं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। पहले हमने जो टेबल बनाई थी टेबल नंबर 11, उसमें ऑब्जेक्ट क्या था, जीरेंड था, जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। ये हमारा इन्फिनेटिव है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के बताए थे, जीरेंड का भी उपयोग होता है और इन्फिनेटिव का उपयोग होता है। तो ये हमारी टेबल नंबर 12 है, जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही एग्रीड टू पे। ही एग्रीड टू पे,
उसने भुगतान देने से स्वीकार कर लिया, उसने भुगतान देना स्वीकार कर लिया, या उसने पे यानी कर्ज को स्वीकार कर लिया। तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एग्रीड ये हमारी वर्ब है, क्रिया है, तो ये हम वर्ब वाले कॉलम में लिख देंगे। अब क्या बचा हमारा, टू पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा, इन्फिनेटिव। इसमें प्रीपोजिशन लगी हुई है, जो हम आपको पहले एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि जो टू है ये लगी हो तो ये हमारी जो प्रीपोजिशन है ये इन्फिनेटिव के रूप में आती है, इसलिए टू पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा कैसा, इन्फिनेटिव। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है दे डिसाइडेड टू लीव, उन्होंने छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट वाले कॉलम में आएगा। क्या किया, निश्चय कर लिया, ये हमारी क्रिया है। डिसाइडेड तो ये हमारा आएगा वर्ब वाले कॉलम में। इसमें भी टू लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इन्फिनेटिव है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इन्फिनेटिव। तो ये हम ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल है सी रिफ्यूज टू गो, उसने जाने से मना कर दिया। सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। क्रिया क्या है हमारी, रिफ्यूज्ड, क्या किया है, मना किया है, ये हमारी क्रिया है, इसलिए ये वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगी, रिफ्यूज्ड। बाकी शेष भाग क्या बचा, टू गो, ये तो हमें पता ही है, ये ऑब्जेक्ट है, कैसा, इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन यानी टू लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल है आई फेल्ड टू रिटर्न, मैं लौटने में असफल हो गया। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, फेल्ड असफल हो गया, ये क्या है, क्रिया है, तो ये हमारा वर्ब में आ जाएगी। अब क्या बचा, ये भी हमारा इन्फिनेटिव है, टू लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट होगा टू रिटर्न। अगला देखेंगे वी मैनेज टू पुट आउट द फायर, हमने आग को बुझाने में या बाहर ले जाने में हम कामयाब हुए। तो वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में है, क्या हुए, कामयाब हुए, ये हमारी क्रिया है, मैनेज्ड, तो ये हमारी वर्ब में आ जाएगी। टू लगा हुआ है, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, ये काय में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे, टू पुट आउट द फायर। पांचों के पांचों एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। एक बार दोबारा समझ लेंगे कि जो हमारी ये सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ गए। अब हम जो प्रेडिकेट के पार्ट्स को छाट रहे हैं, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट को, दो प्रकार के हमने पढ़ाए थे। एक तो ऑब्जेक्ट जीरन के रूप में उपयोग होता है, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में उपयोग होता है। इसमें हमने नोट आपको पहले ही लिखवा दिया है, जीरन जिसमें आईएनजी लगी होती है और इन्फिनेटिव से टू का उपयोग हुआ है। तो वर्ब वाले, ये हमारी जो क्रिया कर रही है वो वर्ब वाले कॉलम में आ गई। बाकी जो ऑब्जेक्ट बचा वो हमारा इन्फिनेट है, क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है, तो बाकी का शेष भाग हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब हमारी ये टेबल नंबर 12 कंप्लीट हो गई। अब हम टेबल नंबर 30 बनाएंगे, जिसमें प्रेडिकेट के साथ कुछ और भाग को जोड़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11 एंड टेबल नंबर 12। थैंक यू।